ओके तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी ढेर सारे डायमेंशनल फॉर्मूले प्रैक्टिस कर चुके हैं। आई होप आपको अब समझ आ गया है कि कोई भी फॉर्मूला अगर मुझे दिया हुआ है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। अब मुद्दा उठता है बच्चों कि ये सब हमने किया क्यों, इसका यूज क्या है। ठीक है, तो उस पार्ट पे हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे अपन एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है बच्चों, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। और ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, पर कभी कभी हम इस पर भी ध्यान नहीं देते। डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या है? ये प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आप ऐड कर रहे हैं दो क्वांटिटीज को, कोई भी दो क्वांटिटी आप ऐड कर रहे हैं या फिर आप दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन दे शुड हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। आई अगेन रिपीट, इफ यू वांट टू ऐड two quantities, if you want to add two quantities or you want to subtract two quantities or you want to equate them, okay, you say x equal to y, it is logical if and only if they have same dimensional formula. Thing is very simple. Say, can you add mass plus time? Can you tell me how much is 10 kilogram plus 5 seconds? Is it 15? No, you cannot add. Addition is possible only if both are mass or both are time. Yes, so what is principle of dimensional homogeneity? Let us write it. लिखिए, only similar physical quantities can be added, subtracted and equated. लाइन चेंज करके लिख लीजिए। इन एन इक्वेशन क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ टर्म्स लिखे होते हैं और राइट हैंड साइड पे भी कुछ टर्म्स लिखे होते हैं। इन एन इक्वेशन all the terms separated by plus, minus and equal. All the terms separated by plus, minus and equal should have same dimensional formula. चलिए बात करते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि सपोज आपके पास ये इक्वेशन है a प्लस b इज इक्वल टू c माइनस d, वेयर a एक टर्म है, b दूसरा टर्म है, c तीसरा टर्म है, d चौथा टर्म है। इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट, okay, if this equation is correct, then what this principle says, it says dimensional formula of a must be same as dimensional formula of b must be same as dimensional formula of C and D। क्योंकि आप ये दोनों ऐड कर रहे हैं, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर आप इन्हें इक्वल कर रहे हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड इक्वल सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में ही हो सकते हैं, और मतलब उनके डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अब इससे फायदा क्या होगा आगे, अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो एक तो इसका फायदा क्या है कि आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या इक्वेशन करेक्ट है, तो आप फटाफट चेक कर लेंगे कि उसमें प्लस, माइनस एंड इक्वल वाले टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले सही हैं क्या, आई मीन सेम है क्या। अगर सेम है तो वो इक्वेशन करेक्ट हो सकती है। ठीक है, अगर सेम नहीं हुए तो पक्का वो इक्वेशन गलत है।
मतलब आप ढेर सारी इक्वेशंस रिजेक्ट कर सकते हैं सिर्फ इस छोटे से प्रिंसिपल के बेसिस पे। बट हाँ, देयर इज ए लिमिटेशन टू दिस कि अगर कोई इक्वेशन इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वेशन करेक्ट हो। ठीक है, तो इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इट मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑन दिस। सी हियर, जैसे आपने एक फेमस इक्वेशन देखी होगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, आपने 9th में ये इक्वेशन देखी होगी। s रिप्रेजेंट, व्हाट इज s हियर? s रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, u रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, t represent time, a represent acceleration। ठीक है, so s is your displacement, u is initial velocity, t is time and a is acceleration। this is, you are familiar with this equation। now हमें पता है कि इक्वेशन सही है, तो चलो भाई इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करते हैं, अपन प्रूफ करते हैं कि ये इक्वेशन सही क्यों है। ठीक है, तो एक काम कर लीजिए, आप इस पार्ट को नोट कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूं इसे। तो भाई क्या करेंगे, पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स की डायमेंशंस निकालते हैं और इक्वेट करेंगे। ठीक है, सो चलिए फटाफट s की डायमेंशन निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट की। आप प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, इसकी डायमेंशन होती है m0 l t0। ठीक है, चलो u की डायमेंशन निकालते हैं। u, उसकी डायमेंशन होती है m0 l t-1। ठीक है, फिर a की डायमेंशन निकालते हैं एक्सेलरेशन की, उसकी होती है m0 l t-2। और टाइम, उसकी डायमेंशन क्या होगी? ओनली t। तो जैसे आप क्या लिखेंगे, m0 l0 t। अब आगे से बच्चों मैं इतना सब कुछ ना लिखते हुए सीधा लिखूंगा, इसकी डायमेंशन है l, इसकी डायमेंशन है lt-1, इसकी डायमेंशन है lt-2। तो जीरो वाले टर्म नहीं लिख रहा हूं मैं, आइडियली लिखना चाहिए ये t। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास डायमेंशंस। क्या मैं इनकी डायमेंशंस को इक्वल प्रूफ करूं? नहीं, इनकी नहीं प्रूफ करेंगे इक्वल, जो टर्म प्लस माइनस या इक्वल से सेपरेटेड है उनकी। तो मुझे क्या करना है, मुझे अब कंबाइंड टर्म्स की डायमेंशंस पर वर्क करना पड़ेगा। तो चलिए पहला कंबाइंड टर्म जो मैं देख पा रहा हूं इज ut। तो ut की डायमेंशन निकालता हूं मैं। देखो भाई, ut की डायमेंशन होगी u की डायमेंशन इनटू t की डायमेंशन। तो u की डायमेंशन क्या है? lt-1। t की डायमेंशन क्या है? t। तो t-1 और +1 गायब हो गए, सिर्फ क्या रह गया बच्चों? l। ध्यान देंगे, ठीक है। अब मैं निकालने वाला हूं सेकेंड डायमेंशन ऑफ at स्क्वायर। अच्छा, आपके पास 1/2 भी है ना, 1/2 एक कांस्टेंट है, नंबर है, ठीक है, और नंबर्स डायमेंशन लेस होते हैं। ओके, तो कोई भी नंबर आपको दिया जाए 1/2, 3/2, 4/5, पाई, ये कैसे होते हैं? डायमेंशन लेस। तो at स्क्वायर की डायमेंशन किसके जैसी ही है बच्चों? हाफ at स्क्वायर के जैसी ही है, क्योंकि हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है, इट इज जस्ट a रेशियो। सो इट इज इक्वल टू, a का डायमेंशन क्या आया भाई? a का डायमेंशन आया है अपने पास, या ऐसे लिख लो आप, हाफ at स्क्वायर की डायमेंशन इज एज गुड एज at स्क्वायर। a की डायमेंशन आई है lt-2, t की डायमेंशन है t, पर उसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। वापस से t-2, t+2 कैंसिल होके सिर्फ क्या बच जाएगा बच्चों? l। तो देखिए मैंने प्रूफ कर दिया है, आप जरा गौर से देखें। ut की डायमेंशन l, हाफ at स्क्वायर की डायमेंशन l, s की डायमेंशन l। तो क्या आ गया अपने पास? द डायमेंशन formula of s is same as dimensional formula of ut is same as dimensional formula of half at square। Yes, so what will I say? I will say this equation s is equal to ut plus half at square is dimensionally correct। So I will say this equation, ठीक है, which equation is this? Is dimensionally correct।
ठीक है, अब मुद्दा उठता है कि इज इट सफिशिएंट फॉर एन इक्वेशन टू बी करेक्ट इफ इट इज डायमेंशनली करेक्ट? नाउ सी व्हाई, अगर मैंने इस इक्वेशन की जगह ये लिख दिया होता s इज इक्वल टू यू टी प्लस 3/2 AT स्क्वायर, बच्चों तभी तो ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट था ना, क्योंकि 3/2 एक नंबर है, 3/2 का डायमेंशनल फॉर्मूला तो कुछ नहीं होगा, तो आपका AT स्क्वायर का ही डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा। तो इस इक्वेशन को भी मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ s इज सेम एज डायमेंशन ऑफ ut इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ 3/2 AT स्क्वायर। इट इज ओके विद द डायमेंशन, बट बच्चों ये जो इक्वेशन है वो सच में गलत है, क्योंकि फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से 3/2 AT स्क्वायर नहीं निकलता है, 1/2 AT स्क्वायर निकल के आता है। ठीक है कि नहीं? सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर। तो हम क्या बोलेंगे, एनी इक्वेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। ठीक है, बट हाँ ये बात आप लिखिए, एनी इक्वेशन विच इज डायमेंशनली करेक्ट मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। ओके, however any equation which is dimensionally incorrect, मतलब not correct, any equation which is dimensionally incorrect will be physically incorrect। तो ये करेक्टनेस प्रूव करने का अच्छा मेथड नहीं है, ये करेक्ट नहीं है ये प्रूव करने का अच्छा मेथड है। ठीक है, सो any equation which is dimensionally incorrect will be physically incorrect। चलिए कुछ और प्रैक्टिस हम करेंगे इस पे, मिटाता हूं मैं इसे। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिसिमिलर क्वांटिटीज हो सकती है, जैसे इस इक्वेशन में आप u एंड t देख रहे हैं, तो u एक अलग क्वांटिटी है, t एक अलग क्वांटिटी है, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी मल्टीप्लाई हो जा रहे हैं। सेम विद द डिवीजन, अगर डिवीजन होगा तो वहां भी डायमेंशनल फॉर्मूले डिवाइड हो जाएंगे, पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में डायमेंशनल फॉर्मूले ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। आप चाहे तो ये बात लिख लीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में डायमेंशनल फॉर्मूले सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं होते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में होते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ क्या होता है, जो भी टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होने चाहिए। सो लेट्स सॉल्व इक्वेशन हियर। Okay, so this question is, say some x square, say ax square plus bvt plus c f minus dp square by e minus rho is equal to सिग्मा स्क्वायर। वेल, ढेर सारे सिंबल आप देख रहे हैं, मैं आपको अब बताता हूं, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। हियर A B C D and E are unknown quantities। ठीक है, नहीं पता ये कौन है। X is distance, V is velocity, T is time। क्वेश्चन बताएगा कि ये सिंबल्स क्या बता रहे हैं, ठीक है। एंड F is force, F is force, ठीक है। P is लीनियर मोमेंटम, और आप जो लिस्ट है आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूले की, उनमें से डायमेंशनल फॉर्मूले देख लेंगे।
ठीक है, रो इज डेंसिटी एंड सिग्मा इज स्ट्रेस। तो अपनी लिस्ट में जाएंगे और ढूंढेंगे स्ट्रेस क्या है, डेंसिटी क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है। You have already practiced. I again tell you don't have to remember the dimensional formulas. Okay? Slowly and slowly you will. So just focus. Say you know the dimensional formula of these numbers, which you know anyway. मैं लिख देता हूँ, आप लिस्ट में से ढूंढ के लिखेंगे। तो यहाँ पे dimensional formula of x आएगा सिर्फ L, dimensional formula of v आएगा L t minus 1, dimensional formula of t वो तो t ही रहेगा, इट्स ए फंडामेंटल क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स वो आएगा m l t minus 2। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो m l t minus 1। देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी वो आएगा m l minus 3। मैं जीरो के टर्म्स नहीं लिखा हूं यहाँ पे। देन स्ट्रेस सिग्मा, सो स्ट्रेस, इस सिंबल को रो पढ़ते हैं ना, डेंसिटी का सिंबल रो, रोने वाला रो। सिग्मा जैसे स्ट्रेस, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा बच्चों वो होगा m l minus 1 t minus 2। ठीक है, तो दिस आर डायमेंशनल फॉर्मूला। मान लो ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछ रहा है तुमसे फाइंड dimensional formulas of unknown quantities, that is a, b, c and e. Find dimensional formulas of unknown quantities. ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इसे? प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी यूज करेंगे। तो क्या बोलेगा प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी को मैं ऐसे लिखा करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी PODH। ये कोई यूनिवर्सल शॉर्ट फॉर्म नहीं है, सिर्फ हम अपने क्लासरूम में यूज करेंगे इसे, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, by PODH, principle of dimensional homogeneity, I will write dimensional formula of AX square equal to dimensional formula of BVT equal to dimensional formula of CF equal to dimensional formula of DP square by E minus rho is equal to dimensional formula of sigma square. So this is a simple thing, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है that equation is correct dimensionally। पर अगर कहीं एग्जाम में नहीं भी लिखा है और पूछ रहा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ अननोन्स, तो डिफॉल्ट आप मान लीजिए कि जो इक्वेशन दी गई है वो डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। ये कर लिया अपन ने। अब देखो ए का डायमेंशन निकालना है, तो ऐसे दो टर्म उठाओ जिनमें से एटलीस्ट आपको अननोन सिर्फ ए हो, बाकी सब पता हो। सपोज मैंने इन दोनों को इक्वेट किया, तो मुझे ना तो ए पता है ना बी पता है, तो बेस्ट क्या है इक्वेट करना कि आपको राइट हैंड साइड का सिग्मा स्क्वायर पता है, तो आप फटाफट इनको और इनको इक्वेट करिए ए निकालने के लिए, ठीक है। तो ए निकालने के लिए मेरे पास ये आ जाएगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ax square is equal to dimensional formula of sigma square. So dimensional formula of a is equal to dimensional formula of sigma square divided by x square. So ये बिल्कुल टफ नहीं है, अब आराम से करेंगे अपन। देखो x सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला है अपने पास m l minus 1 t minus 2, इसका क्या हो रहा है बच्चों स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाई x is l, उसका क्या हो रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए वो क्या आ जाएगा m की पावर 2 l की पावर -2 t की पावर -4 डिवाइडेड बाय l की पावर 2। अब l की पावर 2 जाएगा तो वो -2 हो जाएगा, -2 पहले से है तो -4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m2l -4t -4। समझे?
तो सपोज ए ऐसी क्वांटिटी थी जिसे आप जानते नहीं थे और अब आप ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिए, और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने से आप क्या पता कर लिए कि आप ए का मेजरमेंट कैसे करेंगे। आपको ए में मास का मेजरमेंट 2 बार करना पड़ेगा, लेंथ 4 बार, टाइम 4 बार, एंड दिस इज हाउ यू कैन मेजर योर ए। ठीक है, दैट्स द आइडिया, कोर आइडिया बिहाइंड। तो ये आपका एक क्वांटिटी तो सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आप किसके लिए सॉल्व करेंगे, बी के लिए। तो उसमें भी बेस्ट है कि अपन बी को किसके इक्वल करें, सिग्मा स्क्वायर के। तो दूसरा टर्म सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसे मैं फर्स्ट नाम दे देता हूं, ए सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, डायमेंशन ऑफ बी वी टी आई विल इक्वल इट टू सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि वो मुझे कंप्लीटली पता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी क्या आ जाएगा मेरे पास, वी टी नीचे चला जाएगा, सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी टी आ जाएगा। बिल्कुल। तो अब सिग्मा स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला ये लिखा हुआ है ऊपर, फटाफट छाप लेते हैं अपन, m2l - 2t - 4 डिवाइडेड बाय v क्या होता है, lt - 1 इंटू t। ठीक है, अब इनमें कैलकुलेशन की गलतियां मत करना। तो ये आ जाएगा आपके पास m2l - 2t - 4 डिवाइडेड बाय, सिर्फ l रह जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, l ऊपर आएगा तो l की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो विल गेट -1 और -2 मिलके -3 एंड t -4। तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b, which is the second answer। ठीक है, this is your first answer, this is your second answer। तो आई होप यू आर एबल टू फॉलो हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं ताकि मैं बाकी पार्ट्स के लिए सॉल्व कर पाऊं। सो ठीक है, बट आई नीड दिस पार्ट, इसलिए हम इसे नहीं मिटा रहे, कीप इट। चलिए फटाफट तीसरी क्वांटिटी सी के लिए करते हैं। तो सी के लिए क्या होगा, तीसरी क्वांटिटी विल बी राइटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ CF must be equal to dimensional formula of sigma square। So what will you do, you will be writing dimensional formula of C must be equal to sigma square by F। So what is dimensional formula of sigma square? अच्छा मैं एक बार और समझा दूं आपको, यहाँ पे L की पावर -1 का स्क्वायर हो रहा है जैसे, है ना, L की पावर -1 का स्क्वायर, so don't think माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। आई होप यू नो दिस रूल। ठीक है, सो दैट वे यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, सिग्मा स्क्वायर की जगह पे m2l - 2t - 4 डिवाइडेड बाय, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं अपन, mlt - 2। तो देखो भाई क्या आ जाएगा अपने पास, m एक कैंसिल हो गया तो m1 बचा, l कैंसिल नहीं हो रहा है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो -3 हो गया। अच्छा t -4 है, t -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2। so this is the dimensional formula of C। so you got till your third। अब बचते हैं D and E। ठीक है भाई, अब D and E तीनों एसोसिएटेड है एक ही टर्म के साथ, वो कौन सा है, dp² by E - rho। तो चलिए ध्यान देते हैं D and E पे। फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म है अपने पास, ध्यान से देखिए, एक लिखा हुआ है dp² by E - rho। एक तो ये बोलेंगे अपन कि इसकी डायमेंशन किसके जैसी होनी चाहिए, सिग्मा स्क्वायर। बट यहाँ पे एक और बात देखने वाली है बच्चों, ध्यान से सुनिए, E - rho, अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो फिर E की डायमेंशन किसके जैसी होनी चाहिए, रो के जैसी होनी चाहिए। सही बात है ना। तो आप बोलेंगे यहाँ पे दैट डायमेंशन ऑफ E मस्ट बी सेम एज डायमेंशन ऑफ रो, फर्स्ट थिंग। ठीक है, नाउ व्हाट इज डायमेंशन ऑफ रो, तो E का तो डायरेक्ट ही मिल गया बच्चों आपको, रो की डायमेंशन है ml - 1 t - 2, सो ml - 1 t - 2। तो ये आपका एक आंसर ऑटोमेटिकली मिल गया। अब मुद्दा उठता है फिर ये E माइनस रो की डायमेंशन क्या होगी। अब देखो E की डायमेंशन इज सेम एज रो की डायमेंशन। अब ये मत सोचना कि E माइनस रो की डायमेंशन 0 हो जाएगी, डायमेंशन सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। तो जो डायमेंशन E की है वही डायमेंशन रो की है और वही डायमेंशन E माइनस रो की होगी। जैसे मैं सपोज आपसे बोलूं 20 किलोग्राम माइनस 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 15 किलोग्राम, तीनों किलोग्राम ही है ना, तीनों मास है। तो जो डायमेंशन 20 किलोग्राम रखता है वही डायमेंशन 5 किलोग्राम रखता है और वही डायमेंशन 15 किलोग्राम रखेगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। So how will I write dimension of E minus rho? I write dimension of E minus rho will be same as E will be same as rho। ठीक है, then अब इस इक्वेशन से अपन आगे बढ़ते हैं टू फाइंड डायमेंशन ऑफ D, जो कि आखिरी पार्ट बचा हुआ है।
So I'll write dimension of D will be equal to sigma square into dimension of E minus rho, जो कि E है rho की जैसी ही है, divided by what? This P square, the dimensional formula. So can we just put and solve? Yes we can. तो बच्चों मैं ये पार्ट मिटा रहा हूँ, अगर आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ D इज इक्वल टू सिग्मा, ये लिखा हुआ है स्क्वायर, जो आ जाएगा मेरे पास m की पावर 2 l की पावर -2 t की पावर -4 इंटू E विच इज रो एनीवे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी मुझे पता है, और वो कितना है? इट इज m l की पावर -1 t की पावर -2 divided by p square. What is p? Is momentum, which is mlt minus 1. So I write mlt minus 1 का square. I'll solve it and then I'll get the answer. ठीक है? So let's solve it. So I get dimensional formula of D is equal to m square into m. ये आ गया मेरे पास m की पावर 3, l minus 1, l minus 2 मिलके हो गया l minus 3, t minus 4, t minus 2 हो गया t minus 6 divided by m की पावर 2, l की पावर 2, t की पावर -2। अब देखो m की पावर 2 से m की पावर 3 एक ही m बचा, l की पावर -3, l की पावर 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा l की पावर -5, t की पावर -6, t की पावर -2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा तो बचेगी -4, और ये आ गया आपका आखिरी आंसर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ D। ठीक है, so you can check here, this is the dimensional formula of A। ठीक है भाई, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A है। यहाँ पे हमने हर जगह प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी लगाया है। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ B, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ C, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E somewhere here, yes, this is dimensional formula of E and this is dimensional formula of D। I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, और ये बोलता है कि प्लस माइनस इक्वल की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और इस तरीके से इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और मुझे पता है हम ढेर सारी गलतियां करने वाले हैं पावर्स में, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए सॉल्व किया करेंगे। बहुत ही इजी है, एंड पर्पस है कि किसी भी अननोन क्वांटिटी की मेजरमेंट भी हम किसके टर्म्स में ही करें? फंडामेंटल के टर्म्स में, ताकि हमें मेजरमेंट सिस्टम सिर्फ कितने का याद रखना पड़े? 7 क्वांटिटीज का। ठीक है, ओके, तो और क्वेश्चंस लेते हैं हम इस पर। ओके, एनीवे होमवर्क में आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ आएगा। मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ले रहा हूं यहाँ पे। जैसे किसी किसी इक्वेशन में आपको साइन कॉस tan मिलता है। जैसे एक इक्वेशन ले रहा हूं मैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस डेल्टा। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, आप एक रस्सी लें, है ना, और उस रस्सी को एक हिस्से को बांध है और एक हिस्से को ऐसे ऊपर नीचे उछाले, तो उसमें वेव्स चलती है। ठीक है, और वेव्स आप कहाँ देख सकते हैं? और वेव्स आप देख सकते हैं, कोई तालाब है, पॉन्ड या लेक, एकदम स्टिल है, और आप उसमें एक पत्थर गिरा दें तो रिपल्स बनते हैं उसकी सरफेस पे। दोज आर आल्सो वेव्स। ऑलराइट, एनीवे, तो ये एक इक्वेशन है ट्रैवलिंग वेव की, जो हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर कॉल्ड वेव मोशन। अब डायमेंशनल फॉर्मूला हमें यहाँ पे क्या मदद कर सकता है? जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ y जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये जो t है वो टाइम है, ये जो x है वो आपका पोजीशन है। बच्चों पोजीशन भी कैसा ही रहता है? डिस्टेंस जैसा ही रहता है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इफ, और इनके डायमेंशनल फॉर्मूले आपको आते ही होंगे भाई,
डिस्टेंस ये सब तो आप सीख ही गए होंगे अब तक। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला टी। हालांकि मैं m0 ये जीरो वाले टर्म्स नहीं लिख रहा हूँ। पोजीशन इज आल्सो ए डिस्टेंस तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट and find dimensional formula। कभी कभी डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। ऑफ ए, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, है ना, ओमेगा। ठीक है, दिस सॉफ्ट डब्ल्यू से ग्रीक सिंबल ओमेगा पढ़ते हैं, इसे अल्फा बीटा के परिवार का है। तो ए ओमेगा कॉमा के एंड डेल्टा, दिस यू बी डेल्टा। ठीक है, डेल्टा एक ऐसा ट्रायंगल जैसा ही बनता है, ये भी डेल्टा ही है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ठीक है, ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन में एक एडिशनल लॉजिक है, ठीक है, विच इज अपार्ट फ्रॉम द लॉजिक्स जो अभी तक हमने समझे हैं, और वो है, लॉजिक को आप साइड में लिखेंगे इन नोट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कौन से आएंगे भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक में ये सब आ जाएंगे आपके, साइन, कॉस, टेन, है ना, सेक, कॉट, कोसेक, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, 6। फिर दूसरे आएंगे आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्पेशली ई की पावर वाले, यानी ई की पावर जो भी लिखा हुआ, ठीक है। फिर तीसरे आएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, जिसमें आपके लॉग कुछ बेस दिया रह सकता है या फिर ln लिखा हो सकता है, दैट इज लॉग एट बेस ई। तो ये जो तीनों टाइप के जो फंक्शन हैं, इनकी प्रॉपर्टी ये है बच्चों, आप अगर साइन देखें तो साइन के अंदर क्या जाता है, साइन के अंदर जाता है एंगल, जाता है कि नहीं, साइन का जो इनपुट होता है, बाहर क्या निकलता है, रेशियो। साइन इज द रेशियो ऑफ अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यस। तो एक और बात आप यहां पे समझो, एंगल। एंगल कैसे डिफाइन होता है, एंगल डिफाइन होता है आर्क लेंथ, आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं ट्रिग्नोमेट्री में, डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना। यानी व्हाट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगल विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ बाय लेंथ, so you get it is dimensionless, dimensionless, so angle is a dimensionless quantity, ठीक है। बट स्टिल एंगल हैज यूनिट, एंगल को रेडियन में मेजर करते हैं, इसीलिए एंगल को एक स्पेशल कैटेगरी में डाला गया है, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। मतलब ये ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास डायमेंशन नहीं है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है फाइनली किसी पे, पर फिर भी इसे क्या दे दी गई है, यूनिट, ठीक है। एनीवे, तो चलो भाई, इतना तो हमने समझ लिया। अब मुद्दा ये है कि साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, इनके जो इनपुट्स होते हैं, इनके जो इनपुट होते हैं वो एंगल होते हैं, और एंगल कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस। तो साइन के अंदर जो कुछ भी लिखा हो वो कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, फिर डायमेंशनलेस, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, द पॉइंट हियर इज इनपुट एंड आउटपुट, यानी बोथ इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कॉमा एक्सपोनेंशियल, चलो इधर लिख देते हैं अपन, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक functions are dimensionless। तो किसी भी फिजिक्स की इक्वेशन में कौन कौन से फंक्शन दिख जाए अपने को, ट्रिग्नोमेट्रिक दिख जाए, एक्सपोनेंशियल दिख जाए, लॉगरिथमिक दिख जाए, तो इनके इनपुट और आउटपुट दोनों क्या होते हैं, डायमेंशनलेस। मतलब
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं मैं आपको, जैसे साइन लिखा हुआ है, साइन के अंदर कुछ है, तो ये जो अंदर कुछ है इसे क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस, ठीक है। और पूरा जो आउटपुट है, पूरा ओवरऑल ये साइन, ये नंबर भी कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस। दैट्स द आइडिया ऑफ दिस साइन फंक्शन। सेम विद द एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल के पावर में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, और ओवरऑल एक्सपोनेंशियल टर्म जो है ई वगैरह सब मिला के वो भी कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस। वैसे लॉग के अंदर जो लिखा हुआ है इनपुट में वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, और जो ओवरऑल आंसर देगा लॉग आपका वो भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस। ठीक है भाई, तो चलो आप एक काम करेंगे, इस नोट वाले पार्ट को फटाफट लिख लेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन। तो बोल रहे कि इक्वेशन करेक्ट है, चलो भाई बढ़िया है। तो हम क्या बोलेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y मस्ट बी सेम एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ sin, इसके अंदर जो कुछ भी लिखा है। अब आपको पता है कि साइन टर्म ओवरऑल कैसा टर्म होता है, डायमेंशनलेस, अभी अभी सीखा है हमने, इट इज डायमेंशनलेस। तो फिर y की डायमेंशन किसके जैसी आनी चाहिए, a के जैसी, या उल्टा बोल दो a की डायमेंशन किसके जैसी आनी चाहिए, y के जैसी। अब a तो एक अननोन क्वांटिटी है, तो बच्चों a की जो डायमेंशन है वो y के जैसी आ जाती है, मतलब कितनी आ जाती है, l। ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। अब मुद्दा उठता है अंदर वाले टर्म का क्या करें भाई, तो अंदर वाले टर्म में अपन बोलेंगे कि जो कुछ भी साइन के अंदर लिखा हुआ है उनकी डायमेंशन नहीं होनी चाहिए, दे शुड बी डायमेंशनलेस। तो अपन क्या बोलेंगे, देखो अपन बोलेंगे यहाँ पे ओमेगा टी की डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, के एक्स के, और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, डेल्टा के, और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा के। अच्छा ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि ओमेगा टी एंड के एक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डेल्टा ऐड हो रहा है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी डायमेंशंस क्या होती है, सेम ही रहती है। तो फिर अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, डायमेंशनल फॉर्मूला इनके सबके सेम होना चाहिए। और अच्छी बात कि ये साइन का इनपुट है, इसीलिए ये क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब डायमेंशन लेस होने का मतलब क्या होता है कि ओमेगा की डायमेंशन और टी की डायमेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देनी चाहिए, वैसे के की डायमेंशन और एक्स की डायमेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देनी चाहिए, और डेल्टा तो अकेला है तो उसे ही डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। तो अपन अब आगे प्रोसीड कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, ओमेगा टी इसे क्या होना है, डायमेंशन लेस, ठीक है, इसे डायमेंशन लेस होना है, तो अपन लिखेंगे ओमेगा की जो डायमेंशन है वो किसकी जैसी होनी चाहिए, 1/t, ताकि मल्टीप्लिकेशन में वो एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल आउट। यू नो टी, तो ओमेगा की जो डायमेंशन है वो कैसी हो जाएगी आपकी, टी की पावर -1। सो दिस इज योर सेकेंड अननोन आपके पास आ गया। फिर के एक्स के लिए भी वही फॉर्मूला वैलिड होगा कि के एक्स टर्म को क्या होना है भाई, डायमेंशन लेस, इसको डायमेंशन लेस होना है, ठीक है। तो फिर अपन बोलेंगे जो k है उसकी डायमेंशन किसके जैसी होनी चाहिए, 1/x के जैसी। तो 1/x यानी x की डायमेंशन क्या है, x इज l, तो फिर k की डायमेंशन 1/l हो जाएगी, यानी l टू द पावर -1। बाकी आप m एंड t टर्म के साथ क्या लिख सकते हैं, m0 t0 टर्म आप इसके साथ जोड़ के लिख सकते हैं। अब डेल्टा रहा तीसरा, तो डेल्टा तो खुद में ही क्या होना चाहिए भाई, डायमेंशनलेस। डेल्टा तो अकेला ही कैसा टर्म हो गया आपका, डायमेंशनलेस, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसका तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m0 l0 t0, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये आपका आ गया अगला अननोन। तो आई होप आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे साइन फंक्शन के अंदर होने की वजह से इन सब की जो डायमेंशंस है वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है बच्चों, नोट करेंगे इसे।
ओके, नाउ सी हियर, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। So suppose this question is q is equal to q naught 1 minus e to the power minus t by tau। ठीक है, ये पूरा पावर में ही है, t बाय टाउ, तो इसको क्या पढ़ते हैं, टाउ, टी ए यू, ये भी ग्रीक सिंबल है। ठीक है, अब मैं आपको बाकी टर्म्स बता देता हूं। Q इज चार्ज, ठीक है, एंड T इज टाइम। ठीक है, ये इक्वेशन है बच्चों एक कैपेसिटर के चार्ज होने की, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी के अंडर पढ़ेंगे इन योर 12th स्टैंडर्ड, तो मे बी अभी से ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलो इसमें मैं बोल रहा हूं इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट, इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है, एंड फाइंड डायमेंशंस ऑफ Q नॉट एंड टाउ, यानी Q नॉट एंड टाउ की डायमेंशंस फाइंड करिए। तो चलो करते हैं इसे। मैंने आपको क्या सिखाया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डायमेंशनलेस होता है, आउटपुट में भी और इनपुट में भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डायमेंशन ऑफ 1 must be same as dimension of e to the power minus t by tau, and this is dimensionless। तो 1 भी डायमेंशनलेस ही है, एक नंबर है सिंपली। ठीक है भाई, अब दूसरा कंडीशन t बाई टाउ, ये जो टर्म है वो भी कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस, क्योंकि ये इनपुट बन रहा है किस फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल का। ये बोलता है t की डायमेंशन फिर किसके जैसी होनी चाहिए, टाउ के जैसी, तभी तो t बाई टाउ डायमेंशनलेस आएगा, कैंसिल हो जाएंगे उनके डायमेंशंस। अब टाउ अननोन है, t तो पता है, t टाइम है, तो फिर टाउ की जो डायमेंशन है वो किसके जैसी आनी चाहिए भाई, टाउ की डायमेंशन इट शुड बी सेम एज t डायमेंशन, और t आप जानते हैं कि इट इज t, सो आप लिख सकते हैं चाहे तो पूरा m0 l0 t। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास टाउ की डायमेंशन यहाँ पे। फिर आप क्या कर सकते हैं, और अब आप बोलेंगे कि 1 माइनस ये टर्म तो डायमेंशनलेस ही है, तो फिर Q की डायमेंशन किसके जैसी आनी चाहिए, Q नॉट के जैसी। तो दूसरी कंडीशन आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ Q मस्ट बी सेम एज डायमेंशन ऑफ Q नॉट। अब Q तो पता है, Q चार्ज है, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला उस लिस्ट में आपको मिल गया है ना, आप चाहें तो पीछे जाके देख सकते हैं, या फॉर नाउ मैं आपको बता देता हूं। चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो AT होता है, A फॉर करंट एंड T फॉर टाइम। तो आपका Q नोड का भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा बच्चों, वो Q के जैसा ही आ जाएगा, सेम AT। इसे चाहो तो आप कैसे भी लिख सकते हो, M0 L0 AT या TA, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ गया आपके पास किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, Q नॉट का। सो दिस इज द वे यू कैन अंडरस्टैंड this particular principle of dimensional homogeneity. So you can note this down. ठीक है, चलो ये था अपना पहला एप्लीकेशन which was principle of dimensional homogeneity. Second application of dimensional analysis is to find dimensions of या dimensional formula of constants, and it's a myth कि constants are dimensionless. Not all constants are dimensionless. constant किसे बोलते हैं, जो उस पर्टिकुलर फिनोमिना में चेंज नहीं हो रहे हैं।
ठीक है, जैसे कोई कार एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, यानी उसकी स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर है, वो उतनी ही स्पीड से चल रही है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, बट डज इट मीन कि वो स्पीड डायमेंशनलेस है? नो। तो कांस्टेंट्स मे नॉट बी डायमेंशनलेस। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं यहाँ पे। आपको मैं कुछ कुछ कांस्टेंट्स बता रहा हूं, दे आर यूनिवर्सल, फ्यू आर यूनिवर्सल कांस्टेंट, फ्यू आर केस डिपेंडेंट कांस्टेंट्स। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं यहाँ पे, आपस आपको रटना नहीं है, जस्ट टेक ए फील ऑफ इट। पहला कांस्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आप लोगों ने एक कांस्टेंट हो सकता है अपनी केमिस्ट्री में सुन लिया हो, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इट इज रिटन एज E इक्वल्स टू H F या H nu, where E is this the formula, this is energy of a photon। ये पार्ट मैं आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, इट विल बी द लास्ट थिंग ऑफ योर फिजिक्स सिलेबस। ठीक है, हियर F is frequency and H is called the Planck's constant। ठीक है, अब मुझे एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, मुझे फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आता है, मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है। तो बेसिकली ये भी कोई डिफरेंट एप्लीकेशन नहीं है, इट इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो ये गवर्न करता है, दिस इज कॉल्ड प्लैंक्स लॉ, दिस इक्वेशन गवर्न्स दिस कांस्टेंट। तो आपको अगर H निकालना है भाई, तो क्या लिखोगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ H, इट विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ E डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F। और आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml2t-2 और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला है t-1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट कितना हो जाएगा आपके पास? ml2t-1। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बेसिकली आपको इसमें बात करूं, याद क्या रखना है? कुछ याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ देख लेना, अच्छा ये प्लैंक ने लॉ दिया था एंड सो ऑन सो ऑन। आई डोंट वांट यू टू रिमेंबर इट, ऑलराइट। दूसरा कांस्टेंट जो कि काफी फेमस है, इट्स कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आता है ना, और इसे अपन ग्रेविटेशन चैप्टर में कवर भी करेंगे। न्यूटन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इन फिजिक्स के, क्लासिकल फिजिक्स के फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स बोल सकते हो आप न्यूटन को, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सो ही हैज डन अ लॉट इन द क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स वो है जो कि बड़ी बॉडीज के साथ डील करते हैं हम, और मॉडर्न या क्वांटम फिजिक्स जो आजकल रिसेंट स्टडीज में है। ठीक है, बट यस, क्वांटम फिजिक्स आपको मास्टर्स लेवल पर जाके पढ़ने को मिलती है, और अभी आप क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके बिना आप उसे समझ नहीं पाएंगे। एनीवे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या, कैसे फॉर्मूला क्या है इसका? इट गोज लाइक F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि है क्या, क्या r है, क्या m है, सिर्फ मुद्दे की बात कर रहे हैं अपन। F इज फोर्स, ठीक है, m1 and m2 they are masses and r is distance। अब आपको पता करना है डायमेंशनल फॉर्मूला, मैं इनके सिंबल्स भी इनके साथ लिख देता हूं। इसे H से, स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे कैपिटल G से करते हैं। So what will be the dimensional formula of capital G? Just rearrange the terms. So capital G, it will be equal to dimensional formula of FR square divided by dimensional formula of M1 M2। ओके, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वो तो शायद आपको अब याद भी हो गया होगा। जो चीजें नेचुरली याद हो रही है उन्हें रोकना भी नहीं है ना, अच्छा ही है। ml(t-2) r l की पावर 2 m1 m2, वो सीधा m into m ही आएगा, एक m से एक m आप कैंसिल करा सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो कितना आ जाएगा? m to the power -1 l to the power 3 t to the power -2, so we'll call it m-1 l3 and t-2। तो ये आ गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद एक और यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं अपन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट।
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये आपके आइडियल गैस इक्वेशन में आता है। ठीक है, एक इक्वेशन होती है, शायद आपने सुन लिया है अभी तो बहुत अच्छी बात, नहीं सुनी है तो आपको सिखाई जाएगी केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। PV इक्वल टू nRT। इसमें आपका जो P होता है बच्चों वो प्रेशर होता है, P इज प्रेशर, V यहाँ पर वॉल्यूम होता है, R आपको पता ही है, R इज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, मैं ऑलरेडी लिख दिया हूं तो मैं R का डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं दे रहा हूं। और N आपका है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स, सो इट इज नॉट डायमेंशनलेस, नंबर ऑफ मोल्स, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज फंडामेंटल क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं हम इसे। और T है आपका टेम्परेचर, द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। ठीक है, अब हम ट्राई करेंगे टू फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R। तो क्या लिखोगे आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R में? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R विल बी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ PV डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ NT। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इट विल बी प्रेशर। आप लिस्ट में ढूंढेंगे, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml-1, T-2। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला है L3, N इज एनीवे फंडामेंटल तो इसकी जगह MOL आ जाएगा, डोंट थिंक इट इज M into O into L, ये एक सिंगल टर्म है MOL। एंड T टेम्परेचर, इसके लिए मैं यूज करता हूँ K। ठीक है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, बस L एडजस्ट होगा तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ R आने वाला है बच्चों M into L की पावर 2, T की पावर -2, मोल की पावर -1 and K की पावर -1। So this is the dimensional formula of universal gas constant। ठीक है, चलिए हम कुछ और कांस्टेंट्स की डायमेंशनल फॉर्मूलेज भी देख लेते हैं। नोट कर ले, इसे मिटा रहा हूं मैं। ओके, वी आर अंडर द सेम हेडिंग। और कांस्टेंट्स देख लेते हैं, ऐसे 3 मैंने आपको बता दिया। फोर्थ वन इज स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिजिक्स में एक ही क्वांटिटी के लिए ढेर सारे एक ही सिंबल बहुत सारी क्वांटिटीज के लिए यूज हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, अल्फाबेट्स। ग्रीक के भी कुछ उदाहरण ले लिए हैं, तो मिला जुला के फिर भी फिजिक्स की क्वांटिटीज सबसे ज्यादा है। यू विल सी द रिपीटेशन, जैसे सिग्मा स्ट्रेस के लिए भी यूज हो जाता है और सिग्मा यहाँ पे स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए, तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना होता है। तो फिर इसकी जो गवर्निंग इक्वेशन है वो है बच्चों Q डॉट इज इक्वल टू E A sigma T to the power 4। I'll tell what is what। ठीक है, यहाँ पे जो Q डॉट है इसको बोलते हैं हीट करंट। ठीक है, बेसिकली इट इज सिमिलर टू पावर। फिर आपका ये जो E है इट इज कॉल्ड MECVT। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, थर्मल रेडिएशन चैप्टर में हम इसे पढ़ेंगे MECVT। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन इट इज डायमेंशनलेस। ठीक है, इट इज डायमेंशनलेस। एरिया जो A है वो आपका एरिया है और जो T है वो आपका टेम्परेचर है, और सिग्मा तो आपको पता ही चल गया। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सिग्मा। तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट सिग्मा इज इक्वल टू दिस Q डॉट डिवाइडेड बाय E A T टू द पावर 4। इनका डायमेंशनल फॉर्मूला लगेगा फिर मुझे। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं। पावर आप अपनी लिस्ट में देखेंगे, आपको मिल जाएगा। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M L2
T minus 3 divided by E is dimensionless, so area is L2, टेम्परेचर के लिए हम यूज करेंगे K, ठीक है, T टाइम के लिए यूज करते हैं, K टेम्परेचर के लिए, तो you will have this L2 cancels out, so you get M, this is T minus 3 and K minus 4, so this is the dimensional formula of Stefan's Boltzmann's constant, ठीक है, alright. नेक्स्ट कांस्टेंट, और ढेर सारे कांस्टेंट्स हैं, कुछ एक ही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी से थर्मल कंडक्टिविटी, इसे K से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एक कांस्टेंट है एक गिवन मटेरियल के लिए. इसका फॉर्मूला होता है बच्चों Q डॉट इज इक्वल टू KA डेल्टा T बाय L. यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, Q डॉट once again it is heat current and it is similar to power, and A is area, delta T is change in temperature. अब बच्चों change in temperature, quantity is same as temperature, L is length, ठीक है. अब आपको किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, यहाँ से K का चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ Q डॉट इंटू L डिवाइडेड बाय A इंटू डेल्टा T, ठीक है. तो क्या आ जाएगा आपके पास, Q डॉट इज पावर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2 T minus 3L, एरिया का होता है L2, टेम्परेचर के लिए K, तो आपके पास क्या आ जाएगा, L2 से L2 कैंसिल, so you'll have the dimensional formula ml T minus 3 K minus 1, and this is your number you have, ठीक है. So this is your one more constant, okay, you can note this. चलो एक इलेक्ट्रिसिटी से भी बता देता हूँ मैं एक और कांस्टेंट, और बाकी असाइनमेंट्स में मैं आपको कुछ कांस्टेंट्स बताऊंगा, तो वो आपको खुद से उनके डायमेंशंस फाइंड करनी पड़ेगी. तो चलिए अगला सिक्स्थ मैं आपको बता दे रहा हूँ, इट्स कॉल्ड द परमिटिविटी, इसको रिप्रेजेंट करता है एप्सिलॉन से, नीचे लगा दिया तो पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट, ये जो ऐसा सिंबल है इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन, कुछ लोग इसे एप्सिलॉन भी पढ़ते हैं, चलिएगा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. अब इसके लिए फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. इट इज वेरी फेमस कूलॉम्स लॉ, आपने सुना भी होगा, बस इसकी जगह आप K लिखते थे, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. सो here F is force, Q1 and Q2 they are charges, R is distance, and 4 pi is, anyway 4 is a number, pi is also a number, so these are dimensionless numbers. आपको चाहिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप क्या करेंगे एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए, you will just keep epsilon naught on this side, force नीचे आ जाएगा, so you'll have dimensional formula of Q1 Q2 divided by dimensional formula of F into dimensional formula of R square. 4 pi का तो dimensional formula कुछ होगा नहीं, it is dimensionless, तो क्या आ जाएगा आपके पास, epsilon naught का dimensional formula is equal to Q1 Q2, आप लिस्ट में देखेंगे इसका dimensional formula होता है 80, so 80 into 80 divided by F is ml T minus 2 and R is L2. So this is the expression you have. ठीक है, तो m ऊपर आएगा तो m की पावर -1, L 2 और 1 मिलके L की पावर -3, T की पावर -2 पहले से है, T की पावर 2 ऊपर है तो हो जाएगा T की पावर +4 और A की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट. तो ऐसे ढेर सारे कांस्टेंट है बच्चों,
तो इस तरीके से आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट्स निकाल सकते हैं. And why we are so eager or so excited to find dimensional formula of these things is because now we can measure them with the help of the measurement system we have defined. If I know how to measure mass, length, time and electric current, I can measure this something called permittivity. अभी आप इसे बिल्कुल लिंक नहीं कर सकते, बिल्कुल समझ नहीं सकते, दिमाग पर लोड भी नहीं देना है. इसके लिए हमारे पास पूरा 2 साल है ये सब समझने के लिए कि परमिटिविटी क्या होती है, ये प्लैंक कांस्टेंट क्या है, प्लैंक कौन थे, कहाँ से ये लॉ आ गया, क्यों ये लॉ आ गया. तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे फिजिक्स में. तो ये जो चैप्टर है ना, यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट, इट इज जस्ट ए इंट्रोडक्शन. ठीक है, कि आप एक नई जगह पर जाते हैं, सबने बता दिया कि ये जैसे सपोज आप किसी दूसरी कंट्री से इंडिया में आए हैं और इंडिया में आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर है, ये डिफेंस मिनिस्टर है, ये होम मिनिस्टर है. आपको कोई आइडिया नहीं कि प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, डिफेंस मिनिस्टर क्या करता है. यू जस्ट बीन इंट्रोड्यूस्ड. स्लोली सिस्टम विल रिवील इटसेल्फ कि कौन किसका क्या रोल है, क्या पावर्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एंड सो ऑन. तो बच्चों मैं आज का लेक्चर यहीं तक रखता हूँ. ठीक है, सो इसके आगे भी हम कुछ और बातें करेंगे इसी चैप्टर में, एंड देन वील स्टार्ट अवर वेरी एक्साइटिंग चैप्टर और मैकेनिक्स का पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स. ओके, that will be the beginning of real physics for us. Thank you.